एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। लोग कहते हैं मैं गरीब हूँ, किराए के मकान में भी रहकर लोग खुश नहीं होते। कहते हैं कि हम गरीब हैं, हमें अपना मकान चाहिए। मेरी नज़र में गरीब वो नहीं होता जो काम करके दो वक्त की रोटी खा ले। किराए के मकान में ही सही, सर छुपाने के लिए छत है। मैंने आजकल यूट्यूब के कमेंट में कई लोगों को देखा है, वे कमेंट करते हैं हम बहुत गरीब हैं, हमें मदद की ज़रूरत है। आप कैसे गरीब हैं कि आपके पास मोबाइल है और नेट है और आप कमेंट कर पा रहे हैं? इसका मतलब आप बिल्कुल भी गरीब नहीं हैं, क्योंकि 20 से 25 हज़ार रुपये के नीचे कोई मोबाइल नहीं आता, ऊपर से रिचार्ज अलग से। इसका मतलब आप बिल्कुल भी गरीब नहीं हैं। आप खाने पीने के लिए मोहताज नहीं हैं। और कुछ घटनाएं मेरे साथ भी ऐसी ही हुआ था। जब मैं ठीक था, मैं दुनिया की वह हर चीज़ खरीद सकता था। मेरी नज़र में असली गरीब वह होता है जो अपने पाँव से आँख से लाचार हो, किसी की मदद का मोहताज हो। एक बहुत ही परेशानी की बात है। इस पर मेरी पत्नी की हरकतें मुझे बहुत शक करने पर मजबूर कर रही थी। मैंने बड़ी बेबसी से अपने आधा पैरालाइज मुर्दा शरीर को देखा था, जो चलने फिरने के काबिल नहीं थी। बड़ी मुश्किल से व्हील चेयर को अपने बेड के पास किया और अपने हाथों से बेजान मुर्दा टांगों को बेड से नीचे किया और व्हील चेयर पर बैठ गया। ये सब करते हुए मैं बिल्कुल पसीने में नहा गया था। मैं बुरी तरह से हाँफ कर रह गया था। रात के पहर सामने वाले कमरे से मेरी पत्नी की आने वाली आवाज़ों ने मेरे होश उड़ा दिए, और वे रोज़ मुझे दवाइयाँ खिलाकर मेरे कमरे से निकलकर सामने के कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती थी। रात के सन्नाटे में मुझे अपनी पत्नी की अजीबोगरीब आवाज़ आती थी, जिसे सुनकर मेरा कलेजा फटने लगता था। रात भर मैं आराम से सो नहीं पाता था। फिर वह दरवाज़ा सुबह ही खुला करता था। जब मेरी पत्नी कमरे से बाहर आई, चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट होती थी। उसका हसीन रूप उस टाइम और भी जगमगा रहा होता था। उसके गीले बाल देखकर मेरी जान निकलने लगती थी। जब मैं पूछता कि तुम रात को मेरे साथ क्यों नहीं सोई, उठकर क्यों चली जाती हो, वह मुंह से कोई जवाब नहीं देती थी। बस थोड़ा सा मुस्कुराती और मेरे बेजान पाँव को देखने लगती थी, जैसे मुझसे कह रही हो कि तुम एक अपाहिज आदमी मुझे दे ही क्या सकते हो। मुझसे मुंह से तो कुछ भी नहीं कहती थी। उसकी चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर खाने लगी थी। वह पूरा दिन मेरा ख्याल रखती थी, मुझे खाना भी अपने हाथों से खिलाती थी। लेकिन रात को एक खूबसूरत ड्रेस पहनती, खूब तैयार होती और अपने कमरे में जाकर अंदर दरवाज़ा बंद कर देती। वह रात भर जो परेशानी मुझे दे रही थी, मेरे लिए एक मौत से कम नहीं थी। एक बार मैंने खाना खाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहने लगा, मीना, तुम रात को मेरे पास ही रहोगी, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बहुत जल्दी मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा, चलने लगूँगा। मेरी आंखें भी आंसुओं से भीग गई थी। जो परेशानी मैं रातों को सह रहा था, वह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं क्या, कोई भी आदमी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने झटके से अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाया था, फिर खाना उठाकर मेरे पास से ले गई। मैं व्हील चेयर चलाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वह किचन में थी, खाने के बर्तन धो रही थी। मैं उसके पीछे गया। मैंने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि मैं बहुत जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा और चलने फिरने लग जाऊंगा, फिर हम दोनों दोबारा से। मेरी इस बात पर एक कांच का गिलास जोर से मीना ने ज़मीन पर पटका था। फिर गुस्से से मेरे व्हीलचेयर पकड़े और मुझे गैलरी में ले आई। और फ्लैट के ऊपर 8वीं मंजिल से नीचे देखते हुए भी मुझे डर सा महसूस होता था। कहने लगी, मुझे तुम यूं मोहताज ही अच्छे लगते हो, समझे? अगर तुमने अपने ठीक होने की बात की तो यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। भगवान करे तुम कभी ठीक ना हो, वैसे ही रहो, बेबस और मोहताज। वो बड़े गुस्से से मुझसे कह रही थी। छत की दीवारें ज़्यादा ऊंची नहीं थी। जिस तरह वो मुझे आगे कर चुकी थी, नीचे का मंजर साफ दिखाई दे रहा था और मेरी जान ही निकलने वाली थी। उसकी आंखें उस वक्त न जाने किस गुस्से से बिल्कुल लाल दिखाई दे रही थी और वह गुस्से से लंबे लंबे सांस भर रही थी। फिर मेरी व्हीलचेयर पीछे कर दी, मुझे मेरे कमरे में ले आई, मुझे बेड पर सहारा देकर लिटा दिया और दवाइयाँ खिलाकर मेरे कमरे का दरवाज़ा पूरा खोलकर सामने कमरे में चली गई। जोर से मेरे कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया। जिस कमरे में वह रहने लगी थी, उसका एक दरवाज़ा बाहर की तरफ भी खुलता था। जिस तरह की आवाज़ें उसके कमरे से आती थी, वह सुनकर मैं पल पल मौत का मज़ा चख रहा था। मुझे अपने बेजान टांगों पर भी बहुत गुस्सा आने लगा था। मैं बेबसी में अपने टांगों पर मुक्के मारना शुरू कर दिया था। अगर मैं ठीक होता
तो अपनी पत्नी को इस हरकत के लिए जान से मार डालता। उस आदमी को जिसके साथ मेरी पत्नी हंस हंस कर बातें कर रही थी, उस बंद कमरे में न जाने क्या क्या कर रही थी, लेकिन मैं बेबस और मजबूर था। इस बार मैंने ठान लिया कि आज उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। इसलिए बड़ी मुश्किल से मैं व्हील चेयर पर बैठा और साइड टेबल के दराज से अपनी पुरानी बंदूक निकालकर कमरे से बाहर निकल आया। सामने के कमरे से अभी भी हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने कमरे के अंदर झांक कर देखा। जो मंजर मैंने देखा, मेरे होश उड़ गए थे। मैंने गुस्से से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने खड़े आदमी को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे हाथ में से वह पिस्टल नीचे गिर चुकी थी, क्योंकि मेरे सामने मेरा ही। अब सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी। वह अपना होश उड़ा देने वाली खूबसूरती लेकर मेरे सामने बैठी थी, मुझे उलझी हुई नज़रों से देख रही थी। ने अपने मुंह से सिगरेट का एक लंबा सा सांस कसकर धुआं उड़ाते हुए कहा कि मीना, मेरी तरफ से कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप अपने फैसले पर आज़ाद हैं। एक तरफ 50 लाख का चेक था और दूसरी तरफ मेरी शादी का प्रस्ताव। मैंने अपनी कुर्सी पर टेक लगाते हुए उस खूबसूरत लड़की के चेहरे की बेबसी को देखकर मन ही मन मुस्कुराया था। उसकी नज़रें कभी 50 लाख के चेक पर जा रही थी और कभी मेरी तरफ। उस वक्त उसको ज़रूरत थी तो सिर्फ शादी के प्रस्ताव की। औरत अगर हसीन हो और उस पर बेबस और मजबूर भी हो, तो उसकी बेबसी से खेलने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। इसलिए मैं जिस तरह मीना के बेबसी से मज़ा लूट सकता था, उसकी आंखों में झिलमिलाता हुआ आंसू मेरे अंदर के जज्बातों को बहुत ताकत दे रही थी। एक खुददार लड़की के लिए शायद ये फैसला करना बहुत मुश्किल था। जिसे मैंने मीना को घिरा हुआ देखा था, उसकी माँ उस वक्त अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत के जंग की लड़ाई कर रही थी। वह मुरझाई आंखों में आंसू लिए मेरे सामने बेबस बैठी थी। उस वक्त उसकी रुई रुई गुलाबी आंखें मेरा चैन चुरा रही थी। फिर उसने कांपते हाथों से मेरे शादी के प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए थे। मेरे चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट सी फैल गई थी। मैं समझा कि मैंने एक और नाजुक कली को खरीद लिया है। उसे भी 4 दिन अपने कमरे के इर्द गिर्द रखूंगा और फिर किसी फालतू चीज़ की तरह उसे फेंक दूंगा। मेरे लिए वह शायद इतनी ही अहम थी जिसके साथ कुछ दिन या कुछ महीने बिता सकता था। मगर मैं नहीं जानता था कि मीना किस आफत का नाम है। वह कोई आम सी लड़की का नाम नहीं था, कोई बला थी जो मुझे निगल गई थी। मैंने बड़ी खुशी से उसके हाथ से शादी का प्रस्ताव ले लिया था और अपना भी साइन किया। फिर ऑफिस के मेरे रूम की दूसरी कुर्सी पर पंडित जी भी बैठे थे, जिन्होंने बाकी की कार्रवाई की थी। वह हसीना मीना राज हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त मीना बिल्कुल बेबस थी और वो बेबसी मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैं मीना को अपनी जीत की नज़रों से देखा था। वहीं पर मीना अपने आंखों से आंसू पोंछ रही थी। उसने वह चेक उठाया और मेरे ऑफिस से बाहर जाने लगी थी। मेरे बुलाने पर उसके कदम रुक गए थे। मीना, चेक मेरा ड्राइवर अस्पताल पहुंचा देगा। तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट में चलोगी? मुझ में अब इतना सब्र भी नहीं था उसके इंतज़ार की, इसलिए उसने मुझे तड़प कर देखा था। कहने लगी, मेरी माँ जख्मी हालत में अस्पताल में पड़ी हुई थी। वह जिंदा बचेगी या नहीं, इसलिए भगवान के लिए एक रात मुझे मेरी माँ के पास बिताने दीजिए। मैं अपने कुर्सी से उठा और चलता हुआ मीना के पास आ गया। मैंने मीना से कहा, तुम्हारी माँ को इस वक्त पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हारी नहीं है। तुम्हें तो वह पहचानेगी भी नहीं, इसलिए ड्राइवर जल्द से जल्द अस्पताल में पैसे पहुंचा देगा और तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट पर चलोगी। और प्लीज़ मुझे इतना बोर मत करो, मुझे इस पल का बहुत दिनों से इंतज़ार था। ये बात कहकर मैंने मीना की कलाई पकड़ ली और उसे अपने साथ गाड़ी में बैठने के लिए कहा और गाड़ी स्टार्ट कर मैं फ्लैट की तरफ चल पड़ा था। वह पूरे रास्ते मेरे से विनतियाँ करती रही कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मैं कल वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मुझे तो जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, सिवाय उस थप्पड़ के गूंज की जो कुछ दिन पहले उस लड़की ने मेरे मुंह पर मारा था। मेरे अंदर की लगी हुई आग शायद उसकी बेबसी और बहते आंसुओं को देखकर ही बुझनी थी, इसलिए मैं हंसता हुआ अपनी गाड़ी चलाता रहा। मैं एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ इकलौता बेटा था। इतने तो शायद मैंने अपने पैर के जूते नहीं खरीदे होंगे जितनी मैंने लड़कियों को खरीद कर किसी फालतू सामान की तरह फेंक चुका था। दौलत की रेल पेल थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मैंने शादी भी अभी तक इसलिए नहीं की थी कि मुझे किसी एक औरत के साथ ज़िंदगी नहीं बितानी थी। आज तक कोई ऐसी ना मिली थी,
कुछ दिन बीतने के बाद वह मुझे अच्छी लगती हो। मैंने मीना की कलाई अपने फ्लैट के बेडरूम में लाकर ही छोड़ा था। मीना आंसू बहा रही थी। मैंने कहा, 50 लाख दिए हैं ना? मैंने तुम्हारी माँ मरेगी नहीं, तुम्हारी बीमार बूढ़ी माँ, इसलिए रोना बंद करो। और फिर मैंने मीना को अलमारी में से नाइट ड्रेस निकाल कर दिया और पहनने को बोला। कुछ दिन पहले मैंने इस गरीब लड़की को ये ड्रेस पहनने के लिए दिया था और यही ड्रेस मीना ने मेरे मुंह पर दे मारा था और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझसे अपनी शराफत की पहचान करा गई थी। वह उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं है जो पैसों के खातिर इज्जत बेचे। और आज मैंने उसे इस हाल में लाकर खड़ा कर दिया था, जिसे मैंने बस 50 लाख रुपए में मैंने उसे कुछ दिनों के लिए अपनी खुफिया पत्नी बना लाया था। जब तक मेरी इच्छा होती मैं उसे अपनी पत्नी बनाकर उसे इस्तेमाल करता और बाद में उसे डिवोर्स देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल देता। थोड़े दिन पहले मैंने उसे 50 लाख का ही चेक दिया था और वजह उसकी ज़्यादा खूबसूरती का होना था, जिसने मेरे होश और नींद सब कुछ उड़ा दिया था। मैंने उसके हुस्न की कीमत पहले भी इतनी ही लगाई थी, लेकिन बदले में उसने थप्पड़ मार दिया था। मैं चाहता तो उसी रात उसे ज़बरदस्ती अगवा करके जो चाहता कर सकता था, लेकिन मुझे उसे बेबस और मजबूर देखना था। मैं चाहता था कि वह खुद मेरे पास रोते हुए मदद की भीख मांगे, मेरे सामने हाथ जोड़कर रोती गिड़गिड़ाती फिरे। और आज ऐसा ही हुआ था। आज वह मेरे सामने उस कपड़े में मौजूद थी जिसमें मैं उसे पहले देखना चाहता था। मैंने उसे अपने बाहों में ले लिया। मीना मेरे पिता के ऑफिस में काम करने वाली एक मामूली सी लड़की थी, जिसकी तनख्वाह भी बहुत कम थी। एक बार मैं किसी काम की वजह से अपने पापा के ऑफिस में गया था। मुझे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने थे और उनके कमरे से बाहर निकल गया। अचानक जब मेरी नज़र मीना पर पड़ी तो उसके हुस्न को देखकर मेरा दिमाग घूमकर रह गया था। वह बड़ी खूबसूरत थी। इतने प्यारे सूट पहनकर चुपचाप से इंटरनेट के स्क्रीन पर नज़रें जमाए तेज़ी से कीबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी। मेरी नज़र उसकी तरफ उठी थी, लेकिन उसके बावजूद हुस्न को देखकर मेरा दिमाग घूमकर रह गया था और मैं पलटना ही भूल गया था। शायद मेरी गंदी नज़रों का असर था। मीना उलझन का शिकार हुई थी। औरत खुद पर उठने वाली हर नज़र को पहचान जाती है। ये औरतों के अंदर ज़्यादातर पाई जाती है, इसलिए मीना ने मुझे बड़ी नापसंद नज़रों से घूरा था। मेरी मुस्कुराहट और गहरी हो गई थी। मैं किसी काम से पापा के ऑफिस में आया था, लेकिन मीना के हुस्न ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं वापस पापा के रूम में गया। मैं उनसे मीना के बारे में बात की तो वह कहने लगी, वे थोड़े महीने पहले ही उनके ऑफिस में काम पर आई है और बहुत मेहनती लड़की है। मैंने कहा, मुझे भी एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है। अगर मीना मेरे ऑफिस में मेरे काम कर लेती है तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरे पापा को भला उससे क्या एतराज़ हो सकता था। मीना को मेरे ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया। मैंने सबसे पहले काम यही किया था कि उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। वह खुश हो गई, लेकिन अब तक मेरी खुशी के बारे में उसने नहीं सोचा था। उसे काम करते हुए थोड़े ही हफ्ते बीते थे कि जब उसने पहला सवाल किया था। जब मैंने उससे कहा कि मेरे ऑफिस में काम करने के रूल कुछ अलग हैं, मुझे काम करने वाली लड़कियों का ड्रेस बिल्कुल मॉडर्न चाहिए, इसलिए अगर वह ऐसी फालतू सूट वगैरह को उतार कर कुछ मॉडर्न कपड़े पहनकर काम करे तो अच्छा है। इसके लिए मैं उसकी तनख्वाह भी डबल कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि मैं उसे वापस उसके बाप के ऑफिस में भेज दूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसे ये सब मंजूर नहीं है। वह कम तनख्वाह पर भी काम कर लेगी। लेकिन मेरी शर्त उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। उसके मना करने पर मेरे अंदर तो जैसे आग लग गई थी। आज तक हिम्मत मेरे आगे किसी लड़की ने नहीं दिखाई थी। ये तो अच्छी तरह जानता था कि ऐसी लड़कियां जो अपने घर से तंगी की हालत की वजह से कमाने के लिए बाहर निकलती हैं, खुद पर खुददारी के कपड़े के तौर पर पूरा सूट वगैरह पहन लेती हैं, अपना हुस्न सादगी में छुपाकर हम जैसे अय्यास मालिक के सामने खुद को इज्जतदार साबित करने का उनका एक पुराना हथकंडा है। और फिर जब हम उनकी कीमत बढ़ाते हैं तो उनकी शराफत का चोला उतारने में उनको जरा भी देर नहीं लगती। इसलिए मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने अगले दिन मीना से कहा कि उसे मेरे साथ एक बिजनेस के काम से बाहर जाने के लिए वे मेरे साथ चले। सबसे पहला सवाल उसने किया, क्या ऑफिस के टाइमिंग में वापस आ जाएगी, क्योंकि उससे ज़्यादा देर नहीं करेगी। मैंने कहा, हाँ, ऑफिस के टाइमिंग में लौट आएंगे। मेरी बात सुनकर वो मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। मैं उसे एक रेस्टोरेंट में ले आया। मेरे कुछ क्लाइंट वहाँ मौजूद थे। मीटिंग और लंच के बाद वे वहाँ से चले गए। मैं मीना को बहाने से उस होटल के एक कमरे में ले आया।
लेकिन जब मैंने उसे अपने इरादे के बारे में बताया तो वह गुस्से से लाल हो गई थी। मैंने 50 लाख का चेक, एक बेहुदा सा कपड़ा उसके सामने रख दिया था और ये भी कहा कि मैं जब तक चाहूँ उसे यूज कर सकता हूँ, मुझे मना नहीं करेगी। मैं जानता हूँ कि अपनी कीमत कुछ बढ़ाना चाहती है और 50 लाख की रकम कम नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने वह चेक और कपड़ा दोनों मेरे मुंह पर मारा था और कहने लगी वह एक शरीफ और इज्जतदार घर की लड़की है, उसने मेरे ऑफिस की नौकरी भी छोड़ दी। ये बात मेरे अंदर एक आग की तरह उबल रहा था। आदमी से कहाँ बर्दाश्त थी। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने बाप से मीना की बुराई की और कहा वह भी उसे नौकरी पर ना रखें। मेरे बाप ने मेरी बात मान ली और मीना को दोबारा नौकरी पर नहीं रखा। उसके बाद उसकी माँ की एक्सीडेंट करवा दिया, उसे ज़िंदगी और मौत के दोराहे तक लाकर पहुँचा दिया। अब जब वो मेरे पास मदद के लिए आई तो मैंने उसे साफ साफ कह दिया, मिस मीना, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी कुछ मदद करूं तो अपनी शराफत और ख़ानदानी चोलों को मेरे सामने उतार कर रख दीजिए। कहने लगी तुम्हारे शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन वो मुझसे शादी करेगी, बेशक उसे एक रात के बाद ही क्यों ना छोड़ दूं, लेकिन वह बिना शादी के मेरे साथ कभी नहीं रह पाएगी। उसकी बात मेरे लिए एक एडवेंचर थी। मैं उसकी बात पर एक कमीनी सी हंसी हंसने लगा। पंडित जी को अपने ऑफिस में बुलाया। फिलहाल मेरी शादी के लिए मीना तैयार थी, लेकिन मेरे नज़दीक उसकी कोई अहमियत नहीं थी। वह मेरे लिए सिर्फ थोड़े दिनों की रंगरलियों का सामान थी। आज वह लड़की पूरी मजबूर थी, लेकिन मुझे कहाँ किसी बात की परवाह थी। मुझे लगा बस थोड़े दिनों की नफरत है। जैसे ही मीना के हुस्न का असर मेरे सर से उतरेगी, मैं मीना के हाथ में डिवोर्स का पेपर पकड़ा दूंगा, उसे चलता करूंगा। लेकिन वह किसी नशे की तरह थी, मेरे अंदर उतरने लगी थी। हर बार मुझे वह पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती थी, इतनी कि मैं कई घंटे बस उसे देखता रहता था। जबकि मुझे आज तक मीना से बदले में मोहब्बत नहीं मिली थी। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी और वह नफरत रोज़ ही बढ़ता जा रहा था। जितना मैं उसकी संगत में रहता, इतनी ही वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। उसका उदास चेहरा भी मुझे बहुत लुभाने लगा था। एक बार वह बीमार हो गई, तब मेरी जान पर बनाई थी। उस टाइम मुझ पर एक जुनून सा सवार हो गया था। मुझे मीना से मोहब्बत हो गई थी। उसकी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं रात भर उसके खातिर जागता रहा, उसका ख्याल रखता रहा। थोड़े दिन में वह ठीक हो गई थी। 8-9 महीने के बजाय वे 2 साल बीत चुके थे, लेकिन अब भी वह मेरे शादीशुदा ज़िंदगी में थी। एक बार उसने मुझसे खुद ही पूछ लिया कि मैं उसे कब डिवोर्स दूंगा, क्योंकि मैं उसे पहले ही बता चुका था मैं उसके साथ सिर्फ थोड़े दिन या 1 महीना रह लूँगा। लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका था। मैं चाहता था पूरी ज़िंदगी ही मेरे साथ रहे। मेरी बात सुनकर उसने बड़े गुस्से से मुझे देखा था। कहने लगी, मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं बितानी राज, मुझे हर कीमत पर तुमसे डिवोर्स चाहिए। आपने खुद ही कहा था मुझे छोड़ देंगे। वे फूट फूट कर रोते हुए कह रही थी। मैंने कहा, मीना, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं पता नहीं कब से तुमसे दिल लगी करते करते तुमसे हकीकत में दिल लगा बैठा हूँ, इसलिए तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तुम्हें मेरे साथ पूरी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। मीना मुझसे लड़ने झगड़ने लगी थी। कहने लगी मैं उसे छोड़ दूँ। उसकी हालत दीवानों जैसी होने लगी थी। वह मेरा गिरेबान पकड़कर बुरी तरह झकझोर कर कह रही थी मैं उसे छोड़ दूं। वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती। मैं बहुत चाहा कि उसे समझाऊं, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी। मजबूरन मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा। मैंने कहा, आज के बाद मुझसे ये बात मत करना, तुम यूं ही मेरे साथ रहोगी, समझी। मैं ये कहकर ऑफिस के लिए घर से निकल गया। उस दिन मैं बड़ी टेंशन में था और गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। नतीजा ये निकला कि सामने आने वाली गाड़ी से अचानक से मेरी टक्कर हो गई। मेरी गाड़ी कलाबाजी खाकर एक नाले में घुस गई थी। मैं बेहोश हो चुका था। जब होश में आया, मैं हॉस्पिटल में था। चारों तरफ पट्टियों से जकड़ा हुआ था। मेरे माँ बाप के साथ मीना भी वहाँ मौजूद थी। उस वक्त मैंने अपने घर वालों के सामने मीना को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था। मेरे माँ बाप ये सुनकर मुझसे बहुत नाराज़ हो गए थे, लेकिन जिस हालत में मैं पहुँच गया था मुझे कुछ नहीं कह सकते थे। मेरे दोनों टांगें फ्रैक्चर हो चुकी थी, लेकिन अपने माँ बाप के घर के बजाय मैंने मीना के फ्लैट में चला गया और वह मेरा ख्याल रख रही थी। उसका व्यवहार भी मुझसे बदल चुका था, लेकिन मुझे रात को दवाइयाँ देने के बाद मेरे कमरे से बाहर निकल जाती थी, फिर पूरी रात कमरे में नहीं आती थी। मैं उस वक्त इस तरह मोहताज हो चुका था, खुद से उठ भी नहीं सकता था। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह सामने कमरे में थी, लेकिन उस कमरे का दरवाज़ा बंद था।
रात के सन्नाटे में मुझे सामने के कमरे से बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। इस वक्त कौन था जो कमरे में मीना के साथ मौजूद था? मेरा दिल बहुत तेज़ तेज़ घबराने लगा था। मुझे लगा शायद मेरा वहम है, लेकिन वहम नहीं था, क्योंकि अब मुझे रोज़ ही ऐसी अजीब तरह की आवाज़ें आने लगी थी जो मेरे लिए बहुत परेशान कर देने वाली थी। मेरे ऑफिस के काम के सिलसिले में मीना ही मुझसे फाइल साइन कराने के लिए देती थी। मेरे ऑफिस का मैनेजर रोज़ आता था। जो भी ज़रूरी काम होता मैं उसे घर पर ही डिस्कस करता था, फिर चला जाता था। वह काफ़ी जिम्मेदार और शरीफ लड़का भी था, अपने काम से काम ही रखता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आज वही मेरी पत्नी के कमरे में यूं बाहर निकलेगा। मैंने कहा तो कहने लगा, हाँ मैं ही हूँ। आज वह मेरी आंखों में आंखें डाले मुझे देख रहा था। मीना भी उसके साथ खड़ी थी। उसने थोड़ी फाइलें मेरे सामने रखी और कहने लगी, तुम्हारी सारी जायदाद मैंने अपने नाम करवा ली है और अगर मैंने उसे डिवोर्स नहीं दिया तो वो मुझे जान से मार डालेगी। मैं उसकी बात सुनकर बिल्कुल सुनसा होकर रह गया। मीना को देखा था। मैंने कहा, मीना, मुझे तुमसे इसलिए भी मोहब्बत हो गई थी। मुझे तुम्हारी शराफत पर यकीन था। मैं कुछ भी सोच सकता था, लेकिन तुम्हारे बारे में ये नहीं सोच सकता था कि तुम किसी के साथ गद्दारी भी कर सकती हो, क्योंकि गद्दारी का सारा रास्ता तो मैंने अपनाया था। बदले में तुम्हें लाखों देने चाहे थे, लेकिन तुमने अपनी शराफत को अहमियत दी थी। तो फिर आज मुझे अपनी जायदाद छिन जाने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं, बस तुम्हारे बदल जाने का दुख है। अच्छा रहेगा कि तुम मेरी जान ही ले लो। तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता। मैं ज़मीन पर गिरी बंदूक हाथ में ले ली और कांपते हाथों को मीना को थमाने लगा और रोने लगा था। तभी वो मैनेजर कहने लगा कि मीना मेरी बहन है। मैं अरब में नौकरी करने गया था, लेकिन वहाँ किसी ने मुझे झूठे इल्ज़ाम में जेल में भिजवा दिया था। लेकिन जब मैं वहाँ से छूटकर वापस आया तो मीना की बातों ने मुझे बहुत तकलीफ दी थी। तुमने मेरे माँ के साथ जो भी किया था, मैंने और मीना ने उसका बदला लेना चाहा था। इसलिए मैंने तुम्हारे ऑफिस में नौकरी की, तुम्हारा भरोसा भी जीता और फिर तुम्हारा एक्सीडेंट भी करवाया। उसके बाद तुम्हें तकलीफ देने के लिए ये सब ड्रामा किया था। ये सब सुनकर मैं खुद शर्मिंदा होकर रह गया था। मैंने मीना से अपने किए व्यवहार की माफ़ी मांगी थी। औरत मर्द से कहीं ज़्यादा दयालु होती है। उसने मुझे माफ़ कर दिया था और मैंने अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी से आगे बढ़ने लगा था। काफ़ी दिन लगे, मीना ने मुझे माफ़ कर दिया और मीना से मेरा एक बच्चा भी हुआ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।